Hello everyone, welcome to the very first lecture of this NEET 2017 Physics Lecture Series. Today we are going to talk about mechanics. We'll be covering a few things related to this. Lots of questions are generally asked from this particular topic. In mechanics, the very first thing which we are going to deal with is vectors. Obviously we don't have lots of time and a lot of things has to be covered. So इसलिए I'll be covering the syllabus in a bit faster manner because it's a revision series, and in case you require any topic to be explained in more depth, more detail, please do let me know through the comment section. So the very first thing which we are going to discuss is vectors. Vectors are those physical quantities which requires magnitude as well as direction. Importance और representation इसका जरूरी होता है समझना. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है उसे नॉर्मली एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. वो एरो मुझे डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड वो दोनों बताता है. कैसे? सो लेट्स से आई हैव अ वेक्टर व्हिच इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन सम सॉर्ट ऑफ दिस मैनर लाइक x i cap plus y j cap plus z k cap. इसका मतलब होता है कि वो वेक्टर किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक x, y, z कोई पॉइंट है उसको ओरिजिन से मीट करवाता हुआ एक वेक्टर प्लॉट करता है. अगर ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अज्यूम लाइक x, y and z, तो x, y, z पे एक ही पॉइंट होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक एरो पॉइंट कर सकता है. और वहां तक का जो डिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर ये r वेक्टर है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ r से, दैट इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. दिस इज द सम, दैट मींस द लेंथ of the vector or we say as magnitude of the vector. अगर मुझे इसी पर्टिकुलर केस के लिए यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर खुद एक वेक्टर होता है बट उसकी लेंथ यूनिटी होती है, तो उस पूरे वेक्टर को अगर आप उसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द यूनिट वेक्टर. लेंथ से डिवाइड करने का क्या मतलब है? रिमेंबर, अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो उस वेक्टर की लेंथ पे फर्क पड़ता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ये वेक्टर a है तो अगर मैं इस वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वेक्टर की लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन अनचेंज्ड, दैट मींस डायरेक्शन विल रिमेन अनचेंज्ड. तो वेक्टर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय स्केलर नथिंग हैपेंस टू इट्स डायरेक्शन. सिमिलरली अगर मैं इसे स्केलर से डिवाइड कर दूं तो इसकी लेंथ 4 गुना छोटी हो जाएगी, इट विल बिकम 1/4. There is no sense of dividing a vector by dividing another vector, so we can divide and multiply a vector by a scalar only. We can multiply two vectors, that's a different concept, but till now ये केस होता है. अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन पलट जाती है. That means if this is vector a and this is vector minus a, the lengths are going to be same, बस डायरेक्शन के अंदर एक उल्टा मतलब 180 डिग्री का रिवर्सल हो गया. नेक्स्ट वी हैव ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन होती है, हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील भी करना होता है, मतलब उन्हें ऐड भी करना होता है, सबट्रैक्ट भी करना होता है. सो देयरफॉर वी हैव वेक्टर एडिशंस, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. व्हाट एग्जैक्टली इट सेज कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज कि मैं इससे एक पैरेललोग्राम बनाऊं और जो डायगोनल है वो डायगोनल इसका रिजल्टेंट देगा c. रिजल्टेंट मतलब इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन. या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सेज कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और इनके हेड एंड टेल को ज्वाइन किया जाए तो जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो रिजल्टेंट प्रोवाइड करती है, दैट मींस द सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स वेयर द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा. अब ये जो तीसरा पार्ट मिला, जो भी पर्टिकुलर सी वेक्टर मिला, रिमेंबर ये भी एक वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा, इसकी भी एक डायरेक्शन होगी. तो डायरेक्शन तो डायगोनल से आ गई, मैग्नीट्यूड होगा इसकी लेंथ, और ये जो लेंथ होती है दिस लेंथ इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c. यू कैन राइट इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड दैट इज mod of a plus b is nothing but root of a square plus b square plus 2ab cos theta. रिमेंबर a plus b, यहां से एक इनइक्वालिटी पूछी जाती है. मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b is root over a square plus b square plus 2ab cos theta. अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जब मैं a और b को इक्वल पुट करूंगा तो जो रिजल्टेंट निकल के आता है इट कम्स आउट टू बी 2a cos theta by 2. इसे मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं अपने फाइनल आंसर्स के अंदर. दिस इज द नेट रिजल्टेंट.
अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो उन्हें डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्हें डायरेक्टली सबट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब यू कैन सिंपली से कि डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो वेक्टर का रिजल्ट कितना होगा। जो a plus b है, दैट मींस द c वेक्टर हियर, दिस इज ऑलवेज, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ट्रायंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। तो आई कैन ऑलवेज से दैट कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमेशा इससे, इसके प्लस इसके सम से छोटी है। दैट इज व्हाई वी से दैट देयर इज एन इनइक्वालिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ c is less than or equal to magnitude of a plus magnitude of b. This inequality is valid everywhere. और ये इक्वल कब होगा? ये इक्वल होगा जब a और b 0 डिग्री पे होंगे, दैट इज दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, इक्वालिटी तब बन के आएगी। This is something we see as the triangle inequality, that is for resultant of the vectors. One more thing, जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? तो जो a plus b है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन, और मिनिमम कितना हो सकता है इन दोनों का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। मतलब एक बार नॉर्मली एंट्रेंसेस में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं 8 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, तो फिर इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 6 न्यूटन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करें तो मिनिमम होता है। और फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो दैट इज 10 न्यूटन। मतलब द रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन 6 न्यूटन टू 10 न्यूटन, नो अदर आंसर विल बी देयर। मतलब इट कैन नेवर गो बिलो 6, इट कैन नेवर कम, इट कैन नेवर गो मोर देन 10। ओके, दिस इज समथिंग व्हाट वी सी एज वेक्टर एडिशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक वेक्टर को पलट दो। जैसे मान लो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो a plus b ये है। लेकिन अगर यही कहा जाता a minus b, तो ये जो b वेक्टर है इसका मैंने नेगेटिव b बनाया और इन दोनों को ऐड कर दिया, दिस विल गिव मी a minus b। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज नथिंग बट एडिशन ओनली विद अ नेगेटिव वेक्टर। तो आपको पहले नेगेटिव वेक्टर को कवर करना पड़ेगा, इसका केस हम रिलेटिव मोशन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट हो तो वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट दैट वी सी एज डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट दैट वी सी एज क्रॉस प्रोडक्ट। नाम सजेस्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट से जो मुझे क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर होती है, इसलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर होती है। a dot b is defined as mod a mod b cos theta। मतलब अगर यहां से मैं cos theta कैलकुलेट करूं तो cos theta will come out to be as a dot b upon magnitude of a magnitude of b। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का भी तरीका होता है। a dot b कैसे सॉल्व किया जाता है? तो अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं x i cap plus y j cap plus z k cap and p i cap plus q j cap plus r k cap, और मुझे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और मुझे a डॉट b निकालना है। तो मेथड कहता है कि i वाले कोएफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई कर दो, j वाले को j से मल्टीप्लाई कर दो, k वाले को k से मल्टीप्लाई कर दो, xt plus yq plus zr, this is a dot b and you can see it is a scalar, a normal quantity, a normal number। एंगल निकालना हो तो a dot b मुझे पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b पता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकल जाएगा। अगर a dot b 0 है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो अगर दो वेक्टर्स मुझे दिया हुआ है कि 90 डिग्री पे हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आना चाहिए। और यू कैन आल्सो सी कि i डॉट j अगर हम करेंगे, क्योंकि i एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में, j एक यूनिट वेक्टर है y डायरेक्शन में, तो i डॉट j 0 आएगा, j डॉट k 0 आएगा एंड सो ऑन। बट i डॉट i दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इट विल बिकम 1 because magnitude of I cos of 0, it will eventually be 1, magnitude of I 1 होता है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसका बहुत यूज होता है जब हम रोटेशन मोशन वगैरह या टॉर्क वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का सीधा सीधा सेंस है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक पर्टिकुलर वेक्टर a है, ये एक पर्टिकुलर वेक्टर b है, और मुझे a क्रॉस b कैलकुलेट करना है, तो a cross b is given by magnitude of a magnitude of b sin of theta n cap। ये मुझे एक वेक्टर प्रोवाइड करता है। मतलब अगर मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर a है,
ये एक वेक्टर b है, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b. इन दैट केस मुझे a क्रॉस b से एक अलग वेक्टर मिलता है, दैट इज वेक्टर c, एंड व्हिच इज गिवन बाय a की तरफ अपने फिंगर्स रखो, राइट हैंड थंब रूल्स हैं उसके डायरेक्शन निकालेंगे. a की तरफ अपने फिंगर्स रखो और b की तरफ उसे कर्ल करो. तो राइट हैंड के लिए जब हम a से b की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब इज पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c. नाउ दिस वेक्टर is perpendicular to A as well as to B. और एक और चीज, A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. हाँ, इनके मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं बट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते. ये जो वेक्टर बनता है A क्रॉस B, इस वेक्टर की जो लेंथ होती है, that length gives me the area of the parallelogram जो कि यहाँ पे फॉर्म होता है. मतलब magnitude of A cross B is area of parallelogram and half of magnitude of A cross B area of triangle. इससे बनने वाले ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे. और A cross B itself is generally termed as area vector, जिसकी लेंथ एरिया के बराबर होती है मैग्नीट्यूड वाइज. ओके, दिस इज समथिंग व्हाट वी से एज क्रॉस प्रोडक्ट. इसका बहुत यूज होगा कि कई बार हमें फॉर्मूले मिलेंगे, जैसे मैग्नेटिज्म में यू आर गोइंग टू गेट फॉर्मूलाज लाइक dl क्रॉस r. अब इसके साथ चाहे कोई भी स्केलर मल्टीप्लाइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl एंड r पर डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आई पुट माय फिंगर्स टुवर्ड्स dl, कर्ल इट टुवर्ड्स r और इससे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी. ओके, so this is something what we say as cross product, dot product and vectors. Next we have to discuss kinematics. In kinematics we talk about motion of objects. तो motion के लिए हमें सबसे पहले कुछ fundamental terms पता होनी चाहिए, जैसे distance, displacement and all. Distance होता है वो total length, total path length जो कि कोई object cover करता है. That is कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और फिर वापस यहाँ आ रहा हूँ तो double, that is the distance. And displacement क्या होता है? तो displacement is the shortest distance or you can say that straight line path जो कि initial point से final point के बीच में cover up होती है. इसीलिए distances की कोई direction नहीं होती but shortest path की एक certain direction होगी, और इसीलिए displacement जो होता है उसे हम vector कहते हैं और जो distance होता है that is a scalar quantity. Although you can see that कि displacement और distance बराबर भी हो सकते हैं अगर body उसी straight line path के through travel करे. मतलब I can say magnitude of displacement will always be less than or equal to distance. कभी भी displacement distance से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा displacement का magnitude. Remember magnitude, because displacement itself is a vector. It has to be represented in the terms of I cap, j cap and k cap. तो एक वेक्टर को मैं किसी स्केलर से कंपेयर नहीं कर सकता, हाँ, बट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं किसी स्केलर से कंपेयर कर सकता हूँ. दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा होता है. Then we define something say average speed and average velocity. जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का मतलब होता है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल. दैट मींस अगर मुझे एवरेज स्पीड डिफाइन करनी है तो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मतलब बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय उसका टोटल टाइम. और सेम केस के अंदर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करूं तो वहां पे मुझे डिफाइन करना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब मैं एवरेज वेलोसिटी लिख रहा हूं तो उस केस के लिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब मैं एवरेज स्पीड लिख रहा हूं तो एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर मुझे इन्हें कंपेयर करना है तो उसके लिए मुझे पहले एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी होगी. कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि एक बॉडी है वो यहां से यहां ट्रैवल करती है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर डिवाइडेड बाय इसमें 5 सेकंड लगे, तो फिर अगर ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो जो r वेक्टर है वो है 5i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय ये तो हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. इट गोस एज i कैप प्लस 4/5 j कैप मीटर पर सेकंड. दिस इज द एवरेज वेलोसिटी. और इसका ही मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा. तो जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ वेक्टर्स एसोसिएटेड हो, तो आप हमेशा वेक्टर्स को साथ में लेके यूज कवर अप करेंगे. ओके, सो दैट इज व्हाई एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. ये पोजीशन वेक्टर्स हैं r2 एंड r1, एंड दिस इज द टोटल टाइम दैट वी से एज एवरेज वेलोसिटी. Then we have something called instantaneous speed and instantaneous velocities.
इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट की बात हो रही है, मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर स्पीड हो तो उसी पर्टिकुलर केस के अंदर टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ उस छोटे से टाइम के अंदर डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कंपेयर करना हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो मैं कहता हूं एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है, तो अगर एक स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या स्ट्रेट लाइन और क्या कर्व, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे, बिकॉज इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंसेस के लिए कोई कर्व पाथ डिफाइन नहीं होता। मतलब इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंसेस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे, मतलब दोनों की इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगेन इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया गया r is 2x i cap या 2t i cap plus 3t j cap, ये किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो आई हैव टू डिफरेंशिएट इट dr by dt, इट गोस as 2 i cap plus 3 j cap मीटर पर सेकंड। This is the velocity. You can see it has got a direction as well as a magnitude. That is why it is a vector quantity. अलग-अलग टाइम पे क्या-क्या वेलोसिटीज होंगी अब उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी हमें वेलोसिटीज के साथ डील करना हो हमें वेक्टर्स का ध्यान रखना है। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ r by dt कहा गया और यहाँ पे वेक्टर r divided by dt कहा गया, क्योंकि ये वेलोसिटी है, दिस इज स्पीड। ओके, नेक्स्ट वी हैव एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब अगेन टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो कि जनरेट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी मतलब अगर डायरेक्शन भी चेंज हुई है तो भी एक्सेलरेशन होगा, चाहे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई हो, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लो आपसे कहा जाता है कि बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से पहले इस तरफ चल रही थी, अब उसके बाद 10 सेकंड बाद उसने 10 मीटर पर सेकंड से उधर जाना शुरू कर दिया, तो अगर यहां पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस अज्यूम करूं i cap and j cap, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 i cap, फाइनल वेलोसिटी इज 10 j cap. So there is a change in velocity, that is 10 j cap minus 10 i cap. This is the change in velocity upon total time. मान लो यहां से यहां तक टर्न करने में क्वेश्चन में दिया गया 5 सेकंड लगे, तो डिवाइडेड बाय 5 it goes as 2 j cap minus 2 i cap. This is the average acceleration. अगर आप इसकी डायरेक्शन लिखो तो 2 j cap ऊपर की तरफ, 2 i cap इस तरफ, मतलब 2 j cap 2 i cap. Net acceleration is pointing in somewhat this direction. This is the average acceleration. तो जब भी आप एवरेज एक्सेलरेशन या कोई भी ऐसी क्वांटिटी लिखोगे जिसमें वेक्टर्स एसोसिएटेड है तो आप वेक्टर्स का यूज करोगे। मतलब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब वो भी 10 मीटर पर सेकंड थी, फाइनली भी 10 मीटर पर सेकंड है, बट डायरेक्शन बदली है, मतलब वेलोसिटी बदली है, और अगर वेलोसिटी बदली है तो एक्सेलरेशन सिस्टम में होगा। ओके, देन वी हैव इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगेन सेम वे, इंस्टेंटेनियस मतलब छोटे से टाइम के अंदर जो चेंज हो रहा है, दैट वी से एज dv by dt. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज जनरली डिफाइंड बाय dv by dt, मतलब स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, velocity can be written as dr by dt, so it can be written as d2r by dt square, and it can also be written as v dv by dt, because velocity or you can say dv by dt है, तो v को लिखा जा सकता है, इसे dr by dr से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, dr by dt v बन गया, it becomes v dv by dr. You can see एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन ये बन रहा है, एक एक्सप्रेशन ये बन रहा है, और एक एक्सप्रेशन ये है। ये तीनों एक्सप्रेशंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अलग-अलग जगह पे यूज होंगे। अगर मुझे पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो मैं अलग केस यूज करूंगा, अगर टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो मैं अलग केस यूज करूंगा। नॉर्मली पीपल टॉक अबाउट वन डायमेंशन मोशन एंड ऑल, तो अगर वन डायमेंशन है तो r मान लो या तो x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, कोई भी एक। तो अगर मान लो दिया जाता है v is equals to alpha root x या 2 root x, ये मेरे पास एक सिचुएशन है। आपसे कहा गया कि ये बताओ कि कितने टाइम बाद मतलब या एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का। तो वेलोसिटी इज 2 root x, I can differentiate it with respect to x,
आप उसे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो जो क्वांटिटी यहाँ पे एसोसिएटेड हो। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसके रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट करते हो, तो इट विल बिकम d by dx of 2 root x that you can do। ये x to the power half है, तो x to the power half का is half x to the power half minus 1, बेसिक डिफरेंशिएशन dv by dx। और अगर मैं इसे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी क्वांटिटी से, तो इट विल बिकम एक्सेलरेशन, और यहां वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहां इसे 2 root x से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। इसके रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट की जा सकती हैं। इनफैक्ट आप इसे ध्यान रख सकते हो कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, s से डिनोट किया जा रहा है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम को आप डिफरेंशिएट करते हो तो ds upon dt आपको वेलोसिटी देता है, और अगर आप dv by dt को डिफरेंशिएट करते हो तो उससे आपको एक्सेलरेशन मिलता है। मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब अगर मुझे राइट से लेफ्ट आना है तो इंटीग्रेशन, लेफ्ट से राइट जाना है तो डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? अगेन कुछ नहीं। ये जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। मतलब अगर मुझे ग्राफ गिवन है और ग्राफ है st ग्राफ, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, तो उसका स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एरिया वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम एरिया डिस्प्लेसमेंट, और इसके रिस्पेक्ट में हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे ग्राफिकल सिचुएशन भी गिवन है तो। इसके केसेस में आप कोई भी केस कैसा भी अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब भी वेरिएबल हो तो आप ये कैलकुलस अप्लाई करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो आपसे कहा जाता है कि वेलोसिटी इज 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तो ये बताओ कि कितने टाइम बाद या 5 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब देखो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं dx by dt, आपको अपनी तरफ से कुछ इन्वॉल्व नहीं करना है, जो चीजें दी हुई है आपको उसी को दूसरे के फॉर्म में लिखना है। तो वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx by dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, इस dt को उस साइड ले जाओ, dx इज इक्वल टू 2t स्क्वायर dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब उन्हें जोड़ रहे हैं। कब तक निकालना है? 5 सेकंड, 0 से x, इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, सो दिस इज समथिंग वी से एज कि अगर मुझे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी हो तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके कर सकता हूं। अगर मेरे पास ये प्रोवाइडेड हो, देखो एक्सेलरेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब कहा जाए अगर एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका सेंस है कि एवरी सेकंड द फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी बाय फैक्टर ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है और व्हाट। अगर कहा जाए एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, मान लो पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया एंड सो ऑन, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब एवरी सेकंड वेलोसिटी में होने वाला जो चेंज है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। देखो अगर मान लो मैं कहता हूं इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी, तो एक्सेलरेशन जब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो अगले सेकंड में वेलोसिटी 110 थी। जब एक्सेलरेशन 9 हो गया तो अगले सेकंड में वेलोसिटी 119 हो गई। मतलब इंक्रीमेंट तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंक्रीमेंट कम हो रहा है, 127 हो गई, अगले सेकंड में वेलोसिटी 134 हो गई एंड सो ऑन। मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ये कभी ये डिफाइन नहीं करता कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, आप उसके रिस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी लो, इनिशियल वेलोसिटी लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो और उससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, एवरी सेकंड जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज अलग अलग है। तो जब एक्सेलरेशन वो चेंज कांस्टेंट है, सॉरी, तो अगर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड। दीस थ्री फेमिलियर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक सेकंड के मिड में अगर बॉडी अपना पाथ चेंज कर लेती है तो ये हमेशा मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, ना कि डिस्टेंस देगा। nth सेकंड का मतलब है कि अगर मान लो आपसे कहा जाता है 4th सेकंड, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड बिटवीन 3 to 4 सेकंड, 4 सेकंड और 3 सेकंड के बीच के डिस्टेंस को। फर्स्ट सेकंड का मतलब 0 to 1, सेकंड सेकंड का मतलब 1 to 2 and so on. These are the equations of motion. These are valid only if acceleration is constant. अगर acceleration constant है तो ये relations valid है, अगर acceleration constant नहीं है तो ये relations valid नहीं है। मतलब अगर मैं कहता हूँ gravity, motion at a gravity की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे मैं small g, that is acceleration due to gravity, अगर मैं इसे constant लेके चलता हूँ, क्योंकि constant अभी मैं फिलहाल हम ट्रीट करेंगे 50 मीटर 100 मीटर नॉर्मली हाइट्स पे, तो उस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती हैं। तो इन द केस ऑफ कांसेप्ट ऑफ फ्री फॉल, कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, तो देखो सीधा सीधा केस जहां से भी बॉडी को फॉल करवाया जाए कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे, वहां पे आप एक ओरिजिन अज्यूम करो, इमेजिन। नाउ अगर किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, किसी भी दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, ये नेगेटिव अज्यूम करते हैं, ये पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, अज्यूम, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होगी, तो किसी के साथ पॉजिटिव, किसी के साथ नेगेटिव। अब मान लो यहां से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक दिया गया, तो अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है तो इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, तो पूछा गया कितने टाइम बाद नीचे आएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, मुझे बस उससे मतलब है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u, ऊपर थ्रो किया गया है, ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव दिया है तो +5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी मान लो मुझे कहा गया कैलकुलेट करो कि ग्राउंड पे ये किस वेलोसिटी से हिट करेगा, ये भी कैलकुलेट करो कितने टाइम बाद नीचे आएगा, और बिल्डिंग की हाइट दे दी मुझे h या 100 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है वो इफेक्टिवली तो यही कर रही है, यहां से और नीचे तक, और अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे तक है, उसकी डायरेक्शन नीचे है, तो कैन आई से दैट s विल बी -100, क्योंकि मैंने नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव किया है, एंड एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी, सो आई कैन से दैट एक्सेलरेशन विल बी -g और जनरली -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप अप्लाई कर सकते हो v² = u² + 2as, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 4। फाइनल वेलोसिटी v = u + at, वहां से आपके पास वैल्यू मिल जाएगी कितने टाइम बाद वो नीचे हिट करेगा। रिमेंबर डायरेक्शंस लेने का फायदा ये होता है कि जहां पे भी जैसी भी वेलोसिटी होगी वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू निकल के आ जाएगी, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। इस पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक बलून है, बलून इज राइजिंग, मतलब यू नो असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, और बलून में एक बच्चा है, उसने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया, तो जिस भी फ्रेम में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतनी ही होगी जो कि फ्रेम की वेलोसिटी है। तो मान लो अगर बलून ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो बच्चे की इनिशियल वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकंड होगी, और उसके हाथ में जो स्टोन है यानी पत्थर जो ड्रॉप कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकंड होगी, बट ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है तो u विल बी +50। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, जिस हाइट पे बलून है वो हाइट कवर कर लो, तो नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नेगेटिव होगा। अगेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपके रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव कंसीडर करके चलते हो। तो फ्री फॉल में कोई भी सिचुएशन हो आप इसके रिस्पेक्ट में कवर कर सकते हो। मान लो आपसे कहा गया कि नीचे से एक पत्थर फेंक दिया गया और ऊपर से एक पत्थर फेंक दिया गया, ये बताओ ये दोनों कहां मिलेंगे। तो अगर मीटिंग की सिचुएशन हो तो अज्यूम कर लो कि x डिस्टेंस ऊपर मिलेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा h - x। अब जितना टाइम इसको यहां तक पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम तो इसको भी वहां तक पहुंचने में लगे, तभी तो ये दोनों जाके एक दूसरे से मर्ज करेंगे, तभी ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो दैट इज व्हाई वी से दैट कि इन दोनों केसेस के लिए x और h - x उसके रिस्पेक्ट में आप टाइम्स को इक्वेट कर दो। तो फ्री फॉल के जितने भी केसेस हैं उसका बेस्ट तरीका होता है कि एक डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करो और उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, और फिर यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स पॉसिबल। नेक्स्ट वी हैव फ्यू ग्राफ्स ऑफ मोशन। ग्राफ बनाने का सीधा सीधा तरीका होता है कि आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि किसका स्लोप किसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप किया गया, मतलब ड्रॉप किया गया, तो ये बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। और फिर ये बॉडी इलास्टिकली नीचे से कोलाइड करके और ऊपर आ रही है, मतलब
जब ये यहां से नीचे जा रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, मतलब दो चीजें ध्यान रखनी है, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, सेकंड एक्सेलरेशन मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि फ्री फॉल के केस में ग्रेविटी यानी स्मॉल जी कांस्टेंट दिया जाता है, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। मान लो उसे ओरिजिन लिया गया तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, स्लोप भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया, अगर मान लो कहा जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है तो ये ऐसे होगा, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड नॉट इन डायरेक्शन, और यहाँ v वेक्टर है। अभी फिलहाल डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फिर v पॉजिटिव, आफ्टर दैट वो टकराया और टकराने के बाद ऊपर आ रहा है, मतलब अब वेलोसिटी फॉल कर रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इन दैट केस नाउ द सिचुएशन विल बी लाइक दिस, दिस इज द वेलोसिटी बट दिस टाइम इट इज फॉलिंग फर्दर। यू कैन सी इसका भी स्लोप कांस्टेंट है, इसका भी स्लोप कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट है तो इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, बट जिस टाइम पे वो कोलाइड करेगा वहां पे द एक्सेलरेशन विल बिकम डिसकंटिन्यूड। द रीजन क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज इन वेलोसिटी जनरेट हो रही है, तो वहां एक्सेलरेशन इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ऐसे आप पोजीशन टाइम बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द लीनियर रिलेशन एंड द स्लोप एंड एरिया का ध्यान रख के आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब एक के रिस्पेक्ट में हम दूसरे के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे दो बहुत मतलब फेमस सिचुएशंस जनरेट होती हैं, वन इज कॉल्ड एज रेन वाटर प्रॉब्लम, अदर इज कॉल्ड एज रिवर बोट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले VAB का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स VA माइनस VB, मतलब रिमेंबर आपको वेक्टोरियली लेना है। वेक्टोरियली लेने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपसे कहा जाता है कि एक पर्सन A इस तरफ जा रहा था विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा पर्सन B इस तरफ जा रहा था विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, तो VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मतलब B को क्या दिखाई दे रहा है कि A की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, दैट इज VA माइनस VB, तो व्हिच गोस एज VA यानी 2i cap minus VB 4j cap, it eventually becomes 2i cap minus 4j cap meter per second। डायरेक्शन कुछ इस तरफ, ठीक है। यहां से नॉर्मली नीट में क्वेश्चंस कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को लेके आते हैं, तो इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। लेकिन अगर कहा जाए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब इस तरफ, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। सो डायरेक्शंस का यहां पे ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी पूछी जाती है डायरेक्शंस। दिस इज, अगर मान लो ये तो हो गया इस सिचुएशन के अंदर, बट रिलेटिव वेलोसिटी का नॉर्मल सेंस क्या हुआ कि अगर मान लो से रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, या पहले 1D के केस में कंसीडर करते हैं, मान लो एक पर्सन है A जो कि इस तरफ जा रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, देयर इज अनदर पर्सन B, हम कहते हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी ट्रैवल कर रही है तो रिलेटिव स्पीड्स ऐड हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, वेक्टोरियली देखो अपने आप ऐड हो जाएंगी। VAB will become VA minus VB, A with respect to B, that will become VA minus VB, eventually 2i cap minus VB is 4 minus i cap, you can see it becomes 6 i cap meter per second। तो आपको सिर्फ वेक्टर्स का ध्यान रखना है, चीजें अपने आप वर्कआउट करेंगी, हमें उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक गाड़ी है वो सामने से आ रही है, एक स्टोन उसके ऊपर थ्रो किया गया, अब आपसे पूछा गया स्टोन किस इंपैक्ट, किस वेलोसिटी के साथ गाड़ी को हिट करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार आपको निकालना है, स्टोन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार। तो अकॉर्डिंगली हम सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो 2D में नॉर्मली कहां से पूछा जाता है, जैसे मान लो रेन वाटर प्रॉब्लम है, तो बारिश की बूंदें पहले वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी, एक पर्सन है उसने यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसे वो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही थी, अब उसका कोई फ्रेंड आया बाइक पे और एक पर्सन फाइनली एक बाइक पे बैठ के चला गया विद स्पीड v, तो अब बताओ उसे बारिश की बूंदें कैसे दिखाई देगी। तो अब देखो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स डाउनवर्ड था, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है जो इस तरफ है, मुझे निकालना है बारिश की बूंदें मैन को कैसे दिखाई देंगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट विल बी VR माइनस VM, VR डाउनवर्ड है, VM इस तरफ है, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं VR प्लस ऑफ माइनस VM, प्लस ऑफ माइनस VM का मतलब अगर ये VM है तो माइनस VM इधर होगा, ये VR है
और नेट रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, मतलब मैन को दिखाई देगा कि उसे बारिश की बूंदें ऐसे पड़ रही है, कुछ टिल्टेड। और एंगल कितना होगा, तो अगर ये आपको पता है दैट इज वी आर, ये आपको पता है तो आप tan थीटा निकाल सकते हो, दैट विल बी Vm by VR। स्पीड कितनी होगी जिससे बारिश उसे हिट करेगी, मतलब बूंदे उसे हिट करेंगी, तो ये होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मतलब रनिंग वाटर में, मतलब बारिश के टाइम पे अगर आप बाइक या इस पे चलते हो तो फिर बूंदे आपको बहुत तेजी से हिट करते हैं क्योंकि इफेक्टिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना जब हमें, तो VR माइनस Vm। सिमिलरली रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट, स्विमर या बोट इन स्टिल वाटर। जब भी वेलोसिटी इन स्टिल वाटर गिवन हो, इसका मतलब आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर VMR, एंड दिस इज Vm माइनस VR और Vm प्लस ऑफ माइनस VR। तो क्वेश्चन पूछा गया, मान लो कि एक रिवर है 500 मीटर चौड़ी और एक स्विमर है जो अपने स्ट्रोक्स को नॉर्मल टू द रिवर करंट हिट करता है। रिवर करंट मान लो इधर रिवर नदी बह रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और फिर एक स्विमर है जो अपने स्ट्रोक्स को नॉर्मली हिट करता है, मतलब वो चाहता है जो सामने हिट करे। ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जहां पे मैन स्ट्रोक्स अपने स्ट्रोक्स हिट करता है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। बट इफेक्टिवली अगर एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है और वो उसे ऑब्जर्व करेगा, तो मैन तो चाहता था सामने जाए, बारिश मतलब जो नदी है उस तरफ जा रही है, तो इफेक्टिवली वो कहीं आ जाएगा, इफेक्टिवली वो कहीं आ जाएगा, मतलब ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ इस तरफ, इस डायरेक्शन में। और देखो ये निकला कैसे, तो VMR ये R है, ये VR है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात की जाए तो इट इज Vm माइनस VR, और इसे लिख सकते हैं Vm प्लस ऑफ माइनस VR। मतलब अगर ये VR है तो ये माइनस VR होगा, ये Vm है, ये माइनस VR है, तभी तो ये VMR बन सकता है, तभी तो इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। और अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप ये निकाल सकते हो कितने एंगल पे हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है VR, आपको ये भी पता है द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आप tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर निकालना होता है, तो टाइम निकालने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो वेलोसिटी उसे क्रॉस करने में हेल्प कर रही हो, मतलब यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, मतलब 500 डिवाइडेड बाय VMR, ये आपको टाइम दे देगा। और कितना शिफ्ट हुआ अगर ये निकालना है, तो शिफ्ट निकालने का तरीका है, शिफ्ट कौन करवा रहा है, VR आगे लेके जा रहा है, VR कितने टाइम तक करवा रहा है, तो इतने टाइम तक, जितने टाइम में रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो शिफ्ट कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, ये हो गया शिफ्ट या ड्रिफ्ट कह लो ऑन द अदर बैंक, जो कि जनरेट हो गया है। सो दिस इज समथिंग वी सी एज रिलेटिव वेलोसिटी। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इन फैक्ट एन इंपॉर्टेंट टाइप। देखो पीपल माइट से कि हाँ वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन अलग अलग होते हैं, बट रिमेंबर उनमें सिर्फ वेक्टोरियल नोटेशंस का फर्क होता है। अगर आप वेक्टर्स लेके चलते हो शुरू से, तो 1D एंड 2D में कोई फर्क नहीं होता, आप 2D को दो इंडिविजुअल 1D के रिस्पेक्ट में कवर अप कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, नॉर्मली किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया गया कुछ इस वे में, इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग। अब सोचो अगर ये मेरे पास एक एक्सिस है, ये मेरे पास दूसरा एक्सिस है, दिस इज सम एक्स एक्सिस, दिस इज सम वाई एक्सिस, और यहाँ पे इसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की गई u इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो u इनिशियल वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इधर दैट इज ux, इसे u cos थीटा कह सकते हैं, और एक कंपोनेंट इधर दैट इज uy u sin थीटा कह सकते हैं। वेक्टर्स में आई मिस्ड अ पर्टिकुलर थिंग कि अगर मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, तो इसका इफेक्ट इसके अलोंग a cos थीटा होगा, जो एडजेसेंट वाली है उसके अलोंग cos थीटा और दूसरी वाली के अलोंग sin थीटा। इसे रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजॉल्व करना, एक वेक्टर को ब्रेक करना। तो u cos थीटा और u sin थीटा, मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, या सिंपली ux i कैप प्लस uy j कैप। प्रोजेक्टाइल का कोई भी केस हो, उसे दो वन डायमेंशन में ब्रेक करके पढ़ना हमेशा इजियर होता है, और उसके रिस्पेक्ट में चाहे कैसा भी केस हो वो सॉल्व हो ही जाएगा। जैसे
जब मैं x को स्टडी कर रहा हूं तो मैं सिर्फ x को स्टडी करूंगा, y के बारे में नहीं सोचूंगा, और जब मैं y को स्टडी कर रहा हूं तो मैं सिर्फ y को स्टडी करूंगा, x के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर सिर्फ x की बात करें तो x में देखो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सेलरेशन x में कोई फोर्स नहीं लग रहा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट r, द रेंज, टाइम assume t, रिलेशन अप्लाई करो s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। सिमिलरली y में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, अब y में एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन अच्छा डाउनवर्ड, अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, ay माइनस g, डिस्प्लेसमेंट y में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बॉडी ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, तो y का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना, सिर्फ x का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम इतना ही लगेगा। फिर से केसेस अप्लाई करो, आपके पास तीन रिजल्ट आएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और h max। रेंज मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहां तक बॉडी ट्रैवल कर सकती है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो टाइम जितने टाइम में बॉडी ने अपना पूरी फ्लाइट कवर की, और मैक्सिमम हाइट वो मैक्सिमम हाइट जहां तक बॉडी गई, दिस इज h max। डोंट मार्क अप द फॉर्मूले, सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करो यहां से, और फिर वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दो PMT दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस है, और अगर मान लो यही वेलोसिटी आपको वेक्टर की फॉर्म में दी होती, मतलब कहा गया एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया विद वेलोसिटी 3 i + 4 j मीटर पर सेकंड, तो अब तो आपको रिजॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास u x है 3, u y है 4, उसके रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करो, ये बनेगा 2u/g, 2u(x)u(y)g, u²/2g, उसके रिस्पेक्ट में आप वर्क कर सकते हैं। जैसे रेंज निकालना है तो रेंज हो जाएगा 2 × 3 यानी ux × 4 uy डिवाइडेड बाय g, अकॉर्डिंगली जो भी रिजल्ट आपके पास निकल के आ रहा है। ये सिर्फ एंगुलर प्रोजेक्शन का केस है, बट सोचो इसी के अंदर वेरिएशन लाई गई, मतलब प्रोजेक्शन को चेंज किया गया, कहा एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉडी को थ्रो कर दिया गया, अब बॉडी ऐसे जा रही है, अब यहाँ पे मैंने ओरिजिन लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मानी, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, फिर से एक ux एक uy, फिर से वही सारे काम ux uy सेम लूंगा, ux u cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट x में डिस्प्लेसमेंट ये, द टोटल रेंज r, टाइम कुछ लगा हुआ t, एक्सेलरेशन है नहीं, y में इनिशियल वेलोसिटी uy ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया हमने, एक्सेलरेशन माइनस g नीचे की तरफ नेगेटिव लिया है। पहले क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि बॉडी जहां से स्टार्ट करती थी उसी लेवल पे लाई करती थी, अब डिस्प्लेसमेंट y में कुछ है और कितना है नेगेटिव h, तो माइनस h डिस्प्लेसमेंट और टाइम t, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम के लिए सॉल्व करो, दूसरे वाली वैल्यू के लिए सॉल्व करो, मतलब टाइम निकालो दूसरी इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। कोई और केस हो, बॉडी है उसको ऐसे थ्रो किया गया सामने, फिर से x के अंदर इनिशियल वेलोसिटी u, y के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0, अगेन x को अलग सॉल्व करो, y को अलग सॉल्व करो। अगर मान लो केस ऐसा दिया जाए, कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ ऐसे दी गई, एक कंपोनेंट नीचे u cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर u sin थीटा, x के अंदर इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट जो भी कुछ होगा r मान लेते हैं, टाइम t, y के अंदर इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तो माइनस u cos थीटा, या पॉजिटिव ले लेते हैं प्लस u cos थीटा, एक्सेलरेशन प्लस g डाउनवर्ड, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट प्लस h, सारी चीजें पॉजिटिव, वहां से इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। दिस इज द वे इन व्हिच यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सोचो अगर इसी में कहा जाता कि ये बताओ t टाइम बाद वेलोसिटी कितनी है, या t टाइम बाद ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ प्रोजेक्टाइल की कितनी है, तो अगर t टाइम बाद में फाइनल वेलोसिटी बतानी है, ये कुछ थीटा एंगल है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना है ux i cap plus uy j cap, जिसमें ux होगा u cos थीटा, uy होगा u sin थीटा। फाइनली मान लो आफ्टर टाइम t मुझे वेलोसिटी बतानी है, x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो x की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब x की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y में एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, अब v = u + at होता है, तो अगर मैं सिर्फ y की बात कर रहा हूं तो आई कैन से uy यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt, j cap
बिकॉज v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt j का। जब मैंने y को स्टडी किया तो मुझे x से कोई मतलब नहीं है, जब मैं x को स्टडी कर रहा हूं मुझे y से कोई मतलब नहीं है। ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये फाइनल वेलोसिटी आ गया। इसी में एक क्वेश्चन मान लो एक्सटेंड करके पूछ लिया कि ये टाइम बताओ जहां पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, इक्वल टू 0 डाल दो। वहां से आपके पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अनदर केस। मान लो पूछा जाए टी टाइम बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब ये r, तो ऑब्वियसली उसने कुछ x में ट्रैवल किया है, कुछ y में ट्रैवल किया है, तो पहले मुझे x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा सिंपली ut, मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो r इज इक्वल टू uxt i कैप। x में कितना ट्रैवल कर रहे हैं uxt, y में कितना ट्रैवल कर रहे हैं तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो u by t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लो, you will get the displacement. This is something we say as velocity and displacement in case of projectile. Sometimes they also ask questions from equation of trajectory. Equation of trajectory is what? The path, equation of the path which is being followed. किसी भी particular case में अगर आपको path calculate करना हो तो उसका तरीका होता है आप उस path के ऊपर कहीं पे भी एक arbitrary point ले लो x, y और उस x, y के लिए चीजों को solve करो, टाइम को एलिमिनेट कर दो। मैं डिस्प्लेसमेंट को x ले रहा हूं, मान लो t टाइम बाद यहां पहुंचा है, मैं x के लिए अलग सॉल्व करूंगा, x इक्वल्स टू ut यानी u cos थीटा इनटू t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u cos थीटा x में। सिमिलरली y के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। और जब मैं यहां से t निकाल के इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है which is y equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, या y equals to x tan theta into 1 minus x upon r। इसी को आप फर्दर रीट्रांसफॉर्म कर सकते हो जहां पे r रेंज है, ये याद रखने का थोड़ा सुटेबल भी होता है। और उसके रिस्पेक्ट में जैसे ये पर्टिकुलर सिचुएशन बनी, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब पैराबोलिक पाथ होता है उसका, जो कि प्रोजेक्टाइल होता है उसका पाथ पैराबोलिक होता है। सेकंड चीज, यहां से कई बार कंपैरिजन को क्वेश्चन मिलता है, 3x minus 4x square, या कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन ली 7x minus 2x square, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई। अब आपसे कहा गया कि ये बताओ कि इसके अंदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, रेंज कितनी है, तो आप इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखो और फॉर्म में लिखने के बाद उसे कंपेयर कर दो। 7x को कॉमन ले लो, इट विल बिकम 1 by 1 minus 2x by 7, 7x कॉमन आ गया और x के बाद वाला जो पार्ट है वो tan थीटा है, मतलब x के साथ जो टर्म है वो tan थीटा है, मतलब tan थीटा इज 7, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 7, और फिर x के नीचे जो पार्ट है वो रेंज है, मतलब 7/2 इज द रेंज। दिस इज द कंप्लीट कवर्ड रेंज। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड अकॉर्डिंगली we can calculate the required values. Next we have to discuss circular motion. सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल पे एक बॉडी घूम रही है, और अगर सर्कल पे घूम रही है तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अलग होगी। जब वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अगर अलग होगी तो चाहे बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रही है तो हर मोमेंट में अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इफेक्टिवली एक्सेलरेशन होगा, मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसके अंदर हमेशा एक्सेलरेशन होना नेसेसरी है। तो अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इन द सेंस स्पीड सेम है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ एक्ट करता है, और वो सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन होता है a सेंट्रीपिटल व्हिच इज v²/r। हम इसे लिख रहे हैं -r कैप, मतलब इनवर्ड अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सिर्फ तब एक्ट करेगा, मतलब सिर्फ ये तब एक्ट करेगा जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड में कोई चेंज ना हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बॉडी घूम रही थी, जो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। देखो सेंट्रीपिटल का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स है, जब भी किसी बॉडी को सर्कल में घूमना हो, चाहे कोई भी एग्जांपल लो, तो वहां पे हमेशा एक फोर्स ऐसा होना जरूरी है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करे, और वो जो पर्टिकुलर फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करेगा वही फोर्स उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा।
जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में घूमेगी। अगर वो फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो बॉडी सर्कल में घूम ही नहीं सकती। सेकेंड, अगर बॉडी सर्कल में घूमते घूमते साथ के साथ अपनी स्पीड को भी चेंज कर रही है, मतलब उसकी स्पीड यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, वो जो टेंजेंशियल फोर्स है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बनेगा उसे ए टेंजेंशियल कहते हैं, एंड दैट विल बी dv by dt, मतलब स्पीड में होने वाले चेंज के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एंड दैट इज वी रिप्रेजेंट एज थीटा का। ये जो एंगल होता है, ये जो डायरेक्शन होती है उसे थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से तो सिर्फ सेंट्रीपिटल, लेकिन अगर बॉडी टेंजेंशियल मतलब स्पीड रखती है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बॉडी के पास, यानी स्पीड अगर अलग अलग लोकेशंस पे चेंज हो रही है तो दो एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल, और देयरफॉर इनका एक नेट रिजल्टेंट निकल के आता है, दैट इज एज ए नेट, एंड व्हिच विल बी इक्वल टू √ac² + at², क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। तो दिस इज समथिंग वी से दैट नेट एक्सेलरेशन। इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम निकाल सकते हैं, और यहीं से कुछ नॉर्मल टर्म डिफाइन की जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। ये सारी चीजें जो हमने यहाँ डिफाइन की थी वो सारी की सारी चीजें यहाँ वैलिड होती है, लेकिन वो एंगुलर के टर्म में। एंगुलर के टर्म में क्या मतलब है कि अगर मान लो बॉडी सर्कल में घूम रही है तो फिर यहां से यहां तक जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल वो पर यूनिट टाइम ट्रेस कर रही है d थीटा बाय dt उसे कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। जितना एंगल ट्रेस किया उसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी में होने वाले चेंज को पर यूनिट टाइम उसे कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब कुछ रेडियंस में मेजर किया जा रहा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल। तो इससे वो सारे रिलेशंस वैलिड होते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एंड द लास्ट वाला। ये सारे रिलेशंस फिर से वैलिड है। जैसे एक बॉडी है वो 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट कवर करता है, 120 रोटेशंस पर मिनट। एक बॉडी है वो 120 रोटेशंस पर मिनट कवर करता है। 120 रोटेशंस पर मिनट का मतलब 120 डिवाइडेड बाय 60, 2 रोटेशंस पर सेकेंड। एक रोटेशन में जो एंगल ट्रेस होता है वो एंगल ट्रेस होता है 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। तो दो रोटेशन में जो एंगल ट्रेस होगा वो होगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हो गई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। कहा गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ अगर 10 सेकंड बाद इसके 120 रोटेशन पर सेकंड से 400 रोटेशन पर मिनट हो जाता है, 120 से 400 हो जाता है। तो इनिशियल पता है मुझे, फाइनल पता है। रिमेंबर आरपीएम से आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो ये ओमेगा इनिशियल निकल गया, ओमेगा फाइनल आप निकाल सकते हो। अगर ये पता है कि इसके अंदर इतना टाइम लगा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना होगा। दिस इज समथिंग व्हाट वी डील इन सर्कुलर मोशन। इसके रिस्पेक्ट में आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। समटाइम्स दे आस्क लाइक क्वेश्चंस कि बॉडी है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 मीटर के रेडियस पे, तो एक्सेलरेशन बताओ v²/r। अगर कहा जाए कि वहीं पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है g, तो नेट एक्सेलरेशन बताओ। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, उन दोनों का रिजल्टेंट, दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सर्कुलर में आप बस ये ध्यान रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, दोनों जब एक्ट करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्ट करेगा और वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। मतलब अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी कभी सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकती, नो सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो बॉडी सर्कुलर मोशन में हो सकती है। जरूरी नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, चाहिए